ढाका क्या बांग्लादेश में ही कहीं भी कोई भी पुलिस वाला नहीं है। थाना खाली पड़ा हुआ है, थाने जले हुए हैं। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उनके कड़े कुछ सवाल थे जिसका मैंने जवाब दिया। शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जो पार्टी थी, उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा था। वहाँ पे उनके ऑफिसेज, उनके जो पार्टी वर्कर्स थे, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा था। तो इस तरह का मतलब ये था, काफी उनके घरों को जलाया गया, उन्हें मारा गया। भारतीय होने के नाते भारत सरकार की तरफ से वहां आप लोगों को किस तरह से मदद किया गया इस परिस्थिति में? जोहार। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, हमारे देश में रहने वाले हर किसी को उन भारतीयों की चिंता है जो कि फिलहाल बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। हमारे शहर रांची से भी कई लोग बांग्लादेश में फंसे हुए थे और अब वे धीरे धीरे वापस रांची आ रहे हैं। हमारे साथ विनीत चौधरी जी हैं जो रांची के रहने वाले हैं और 8 तारीख को बांग्लादेश से रांची पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि वो किन परिस्थितियों में रांची आए और वहां क्या सिचुएशन था। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। हमें पता चला कि आप 8 तारीख को बांग्लादेश से आए हैं। कुछ बताइए, क्या स्थिति थी वहां, कैसे आप पहुंचे रांची? देखिए, वहाँ का सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं, इंडिया में कितना न्यूज़ में आ रहा है जी। तो इसके से आप अपडेटेड है और ये बिल्कुल सही है। जिस तरह का यहाँ पे दिखा रहे हो वैसे ही माहौल है यहाँ। वहाँ जो हम लोग के एक खौफ में थे, एक डर में थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वंस द गवर्नमेंट हैज फॉलन देयर, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस प्रॉब्लम हो गया था। कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई कुछ भी ये नहीं था। हम लोग अपने घरों में बंद थे और बस किसी भी तरह हम लोग अपने कंट्री वापस लौटना चाहते थे। तो इसी इसमें मैंने इमीडिएट ये किया कि किसी भी तरह पहुंचे। तो देखा कि मैंने कि फ्लाइट्स ऑपरेशनल थे, तो मैंने अपने टिकट बुक किया और मैं किसी भी तरह मैनेज करके आया। आपने बताया फ्लाइट्स ऑपरेशनल थे, कौन से फ्लाइट्स ऑपरेशनल थे, बताएंगे क्या? लाइक इंडियन कैरियर्स भी थे, इंडिगो और एयर इंडिया के, लेकिन उनका कभी अपडेट मिला था जैसे फ्लाइट डिले हो रहा है, चाहे एयरपोर्ट की वजह से एयरपोर्ट शटडाउन है या इमिग्रेशन स्टॉप वहाँ पे है, तो इस तरह से प्रॉब्लम चल रहे थे। लेकिन एक अपडेट जो हमें मिल रहा था कि वहाँ का जो विमान बांग्लादेश और जो यूएस बांग्ला एयरलाइन है, ये लोग सब जो है ऑपरेशनल है और उनका फ्लाइट टाइम पे जा रहा है। तो मैंने विमान बांग्लादेश में ही अपना टिकट कराया था, जो 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे का फ्लाइट था। आप बांग्लादेश में कहाँ थे? क्या आप ढाका में ही थे या और किसी शहर में? जी, मैं ढाका शहर में ही रहता था। इनफैक्ट मेरा घर जो है एयरपोर्ट के पास में ही है और ढाका में ही रहता हूँ मैं। तो एयरपोर्ट के पास होने का फायदा हुआ क्या? क्योंकि स्थिति तो बहुत खराब थी, सड़कों पे जो हम देख रहे थे स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आना जाना, एयरपोर्ट तक आना भी आसान नहीं। देखिए, चूंकि एयरपोर्ट मेरे घर के पास है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ घर से एयरपोर्ट आने के क्रम में ही मुझे 5 जगह रास्तों में रोका गया और सभी, जैसे 3 जगह तो आर्मी वाले वो अपना रूटीन चेकअप कर रहे थे, मेरा पासपोर्ट, मेरे टिकट सारे वेरीफाई कर रहे थे, तो वो सब तो ठीक था। लेकिन कुछ कैसे लोग थे पता नहीं, जैसे ही मैंने अपने घर से निकला, कुछ लोगों ने मुझे रोक करके, 10-12 लोग थे, वो मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप कहाँ से हो, इंडिया से, कहाँ है पासपोर्ट, टिकट दिखाइए, क्या कर रहे हैं यहाँ, कब से है। तो इस तरह का एक मतलब खौफ का माहौल ये था, क्योंकि उन सभी के हाथों में लाठी डंडा था। वो कहने को तो थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर थे, लेकिन पता नहीं कोई भी हो सकते थे वो। लेकिन खैर, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। उनके कड़े कुछ सवाल थे जिसका मैंने जवाब दिया और जो मैंने अपने ऑफिस का आईडी कार्ड और ये सारा डॉक्यूमेंट ये सब दिया उन्हें देखने के लिए, और फिर किसी तरह मैं वहाँ से निकला। तो फाइनली जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो मुझे राहत की सांस ली मैंने। फ्लाइट पे बैठ के कैसा लगा? काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि वहाँ पे अब तो निकल गए। तो आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी थे क्या उस दिन? मेरे फैमिली मेंबर्स तो फिलहाल नहीं थे मेरे, क्योंकि वो लोग समर वेकेशन जब चल रहा था उस समय फिर वापस आ गए थे रांची। अच्छा। तो मैं था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स थे, उनके साथ उनके फैमिली थे, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन लोग
की परेशानी तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि फैमिली को लेके मूव करना। हम लोगों ने देखा है कुछ वीडियोस जहां जो उपद्रव कर रहे हैं वो आम जनता को भी परेशान कर रहे हैं, घर पे तोड़-फोड़ कर रहे हैं, ये सब क्या ऐसा सिचुएशन है सच में वहाँ? देखिए, काफ़ी हद तक तो मतलब ये सही था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब सबको टारगेट किया जाता है, एक चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा था, जैसे जो रूलिंग पार्टी थी वहाँ पे शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जो पार्टी थी, उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा था वहाँ पे, उनके ऑफिसेज, उनके जो पार्टी वर्कर्स थे, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा था। तो इस तरह का मतलब ये था, काफ़ी उनके घरों को जलाया गया, उन्हें मारा गया, इस तरह का माहौल मतलब था वहाँ पे, जो हमें रेगुलर अपडेट्स मिल रहा था कि मतलब हाँ, ऐसा हो रहा है। भारतीय होने के नाते भारत सरकार की तरफ से वहाँ आप लोगों को किस तरह से मदद किया गया इस परिस्थिति में? देखिए, भारतीय उच्चायोग ढाका, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो हमारे रेगुलर जो एडवाइजरी जारी किया था उन्होंने सभी इंडियंस को बोला था कि अपने घरों में रहिए। उन्होंने इमरजेंसी नंबर्स दिए थे कि कोई इमरजेंसी में उन्हें कांटेक्ट कीजिए। तो उनके इस पे थे हम लोग कि वहाँ पे थे। फिर जाके हमने अपने विदेश मंत्री के भी भाषण में सुना कि वो बांग्लादेश आर्मी के टच में है और इंडियन सेफ है और ज़रूरत पड़ने पे उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि हम लोग ज़मीनी स्तर पे देख रहे थे और एक डर सा ये था, तो हम लोग उसका वेट नहीं करके हम लोग बस निकलना चाहते थे। डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में कोई भी निकलना चाहेगा, निकलना चाहते थे वहाँ से। आप जहाँ काम करते थे वहाँ क्या अभी और भी इंडियंस हैं जो बांग्लादेश में ही फंसे हुए हैं या सभी आ चुके हैं? नहीं, अभी लगभग सारे लोग आ गए हैं। कुछ का डॉक्यूमेंट का इशू था, लेकिन वो सब रिजॉल्व किया गया, जैसे कि किसी का पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट वीज़ा लगवाने गया था या फिर कुछ इस तरह का ये था। लेकिन अभी लगभग मतलब सारे हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं, वो सारे निकल गए हैं। और अन्य कंपनी के अन्य भारतीय लोग में कुछ लोग हैं जो मतलब प्रीफर कर रहे हैं वहाँ पे, जो अभी भी घरों के अंदर ही है, घर से नहीं निकल रहे हैं, तो घर के अंदर से ही अपना ऑफिस का काम जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं। आप कितने दिनों से थे ढाका में? देखिए, वैसे तो मैं बांग्लादेश में ढाका में 10-12 सालों से रह रहा हूँ, वहाँ जॉब कर रहा हूँ, और अभी तक तो इस तरह का कभी हमने सिचुएशन नहीं, हाँ बांग्लादेश ने इस तरह का प्रोटेस्ट तो नहीं, लेकिन कुछ इस जैसा प्रोटेस्ट काफ़ी देखा है। जैसे वहाँ पे रेगुलर वर्कर्स प्रोटेस्ट होता है क्योंकि फैक्ट्रीज काफ़ी है, लेकिन ये कुछ अलग था जो सबको डरा दिया है, खास करके हम लोगों को। अब वापस जाने का टाइम आएगा तो आप क्या सोचेंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए, अभी जो करंट सिचुएशन अभी जो चल रहा है, जैसा आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट लीडर और बांग्लादेश के स्टूडेंट सब जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का कमान अपने हाथों में लिए हैं और वो लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब। बट जैसा कि जानते हैं, डेट इज़ नॉट इनफ। जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर फिर से बहाल नहीं हो जाता है, पुलिस वापस से ड्यूटी नहीं ज्वाइन करती है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ढाका क्या, बांग्लादेश में ही कहीं भी कोई भी पुलिस वाला नहीं है। थाना खाली पड़ा हुआ है, थाने जले हुए हैं। जब तक पुलिस वापस नहीं ज्वाइन करेगी, लॉ एंड ऑर्डर, ये हमारी सिक्योरिटी का ये नहीं रहेगा। जब नॉर्मल होगी चीज़ें तो उस पर विचार करेंगे हम लोग, और हमारे कंपनी की भी तरफ से गाइडलाइंस आएगा, फिर हम लोग वापस जाके ज्वाइन करेंगे। घर वालों को तो काफ़ी चिंता हो रही होगी? घर वालों को तो काफ़ी चिंतित है वो लोग। इनफैक्ट वो लोग तो ये कह रहे हैं कि अब नहीं जाना है, लेकिन देखिए, आखिर नौकरी करनी है तो कहीं तो करना ही है और इस तरह का माहौल तो हो सकता है कहीं भी। चलिए, सबसे अच्छी बात है कि आप सुरक्षित वापस आ गए, क्योंकि स्थिति सच में वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, और आशा करते हैं आगे सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाए। आप वहाँ जॉब करना चाहें तो वहीं जाके दोबारा जॉब करें। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।